गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में बताया था, आर्टिकल नंबर 32 से लेकर जो है आर्टिकल नंबर 35 तक पढ़ा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग 3 पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर लिए थे। आज जो है भाग 4 स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म जो है DPSP भी इसको कहते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक जो है इसका वर्णन, भाग 4 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से आप क्या समझते हैं? राज्य के राज्य जो है अपने लोगों को कुछ अधिकार तो देना चाहती है, पर जो है पैसे के अभाव के कारण जो है उनको जो है पर्याप्त जो है सुविधा नहीं दे पाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो है देखिए एक सिंपल सा बोर्ड मैं रखा हूँ, और जो है मैं आपको देना तो चाहता हूँ अच्छी शिक्षा जो है मैं भी चाहता हूँ कि आपको बड़े बड़े जो है स्मार्ट बोर्ड, जैसे और लोग जो है स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी देना चाहता हूँ आपको कि एक अच्छा स्मार्ट बोर्ड आपको दूँ और जो है बड़ी वाली टीवी लगवा दूँ, जिससे कि आप लोग जो है को सुविधा हो जो है देखने के लिए। लेकिन क्या है कि पैसे का अभाव है, इसलिए जो है मैं जो है आपको जो है सिंपल सा बोर्ड में पढ़ाता हूँ, जो थोड़ा सा धुंधला आता है, आपको देखने में भी दिक्कत होती होगी थोड़ा सा। तो क्या है, पैसे के अभाव है। यही कह रहा है कि हम तो देना तो चाहते हैं, पर जो है कुछ अभाव के कारण जो है पैसे के अभाव के कारण इसको नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे आप लोग ये भी नहीं समझते कि कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया जाए, कि ताकि जो है आगे हम भी जो है एक स्मार्ट बोर्ड ले लें। तो ये भी नहीं करते हैं आप लोग। तो यही कह रहा है कि राज्य जो है आपको कुछ अधिकार तो देना चाहता है, लेकिन राज्य के पास पर्याप्त पैसे के अभाव के कारण जो उनको जो है सुविधा जो है नहीं दे पाता है। इसी को कहा जाता है। भाग 4 को हम सामाजिक, आर्थिक और न्याय का प्रतीक भी कहते हैं। भाग 4 को हम गांधीवादी विचारधारा भी कहते हैं। भाग 4 को हम कल्याणकारी भी कहते हैं। अब भाग 4 के खिलाफ हम न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं। भाग 4 जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसको जो है न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो कह रहा है कि इनका अलग अलग मत था, जैसे कि इसमें BN राव जी ने कहा कि 2 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया। BN राव के अनुसार जो है 2 प्रकार के मूल अधिकारों का BN राव के द्वारा जो है 2 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। नंबर 1 जो मूल अधिकार थे उसको भाग 3 में, जिसको ज़्यादा जरूरी समझा गया, उसको जो है संविधान के लागू होते ही उसको भाग 3 में रख दिया गया कि नहीं, ये अधिकार आपको बहुत ज़रूरी है मिलना, इसलिए उसको जो है भाग 3 में रख दिया गया। और जिसको थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट समझा गया उसको जो है भाग 4 में रख दिया गया। भाग 4 में उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया गया भाग 4 में। तो ये BN राव ने 2 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया है। जिसको इम्पोर्टेंट समझे जो है उसको भाग 1 में, और भाग 3 में उसको भाग 3 में रख दिए, और जिसको थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट समझ में आया उसको जो है भाग 4 में रख दिया गया। भाग 4 में रखने का मतलब ये था कि जैसे कि आपको अभी उसी समय जो है भारत जो है मान लीजिए कि आज़ाद हुआ था, अभी उसी समय जो है हम लोगों को आज़ादी मिली थी, और ऐसे स्थिति में जो है जैसे कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए। भाग 4 के अनुसार BN राव जी कहते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए, जैसे फ्री में शिक्षा, नशीली पदार्थों, गौ हत्या का निषेध, तो नशीली पदार्थों का निषेध, गौ हत्या पर रोक इत्यादि, ये सब फ्री में शिक्षा मुझे मिलना चाहिए था। पता चला कि उस समय हमारा देश जो है खाने के लाले पड़े थे, और कहाँ से हमें जो फ्री में शिक्षा दी जाएगी। भाई सभी को शिक्षा नहीं दे सकती है, सरकार द्वारा सभी को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए इसको कैटेगरी 2 में रख दिया गया, ये BN राव के द्वारा जो है। और KT साव ने इसको जो है
केटी शाह ने इसको चेक कहा है, भाग 4 को केटी शाह ने एक चेक का मतलब ये है कि आप तो चेक काट सकते हैं, आपके द्वारा जो है चेक काट दिया जा सकता है। आप तो चेक जो है बैंक में जाते हैं, आपका खाता यदि है तो आप जो है चेक काट देते हैं, आपको बैंक जो है तुरंत जो है पैसा दे देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा चेक है कि ये केटी शाह जी ने बोले हैं कि ये ऐसा चेक है जो कि आप तो काट सकते हैं, लेकिन जो है बैंक अपने हिसाब से आपको पैसा देगी। इसीलिए इसको जो है क्या कहा गया है, केटी शाह जी ने इसको चेक जो है कहा गया है, भाग 4 को केटी शाह के द्वारा। अंबेडकर जी ने इसको लोक कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, अंबेडकर जी ने इनको क्या कहा है, लोक कल्याणकारी भाग 4 को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अंबेडकर जी ने इसको लोक कल्याणकारी बताया है, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर देगा। अंबेडकर जी के द्वारा कहने का ये तात्पर्य है कि जो सामाजिक रूप से अर्थात जो हमारे समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो है कुछ ये सहायता मिलेगी, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं अगर ये लागू होता है तो उनको जो है जैसे कि फ्री में राशन वाशन देने की जो व्यवस्था है उनके लिए काफ़ी लोक कल्याणकारी जो है साबित होगा। तो आइए जो हम बारी बारी से, ये तो हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो है मैं इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दिया। अब आइए जो है आर्टिकल 36 बताते हैं। आर्टिकल नंबर 36, अरे यार आर्टिकल नंबर 36 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 36 बोलता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है। आर्टिकल नंबर 36 बोल रहा है कि आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में भी देखेंगे राज्य का उल्लेख है। तो वही कह रहा है कि आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य का वही अर्थ होगा जो आर्टिकल भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 12 में जिसका उल्लेख है, वही राज्य के वही अर्थ जो है इसका होगा। यदि ऑप्शन में आ जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि ऑप्शन आ जाता है, मान लीजिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए 12 आ जाएगा और 36 आ जाएगा, जब दोनों आ जाएगा तो उसमें जो है 12 मारिएगा। यदि जो है क्योंकि ये 36 के 12 के अकॉर्डिंग ही इसको रखा गया है, भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 के अनुसार ही इस राज्य की इसमें परिभाषा दी गई है। जो मैं आपको जो है भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा बताया था, मैं उसी के वही जो है हुबहुब उठाकर वही राज्य की परिभाषा जो है आर्टिकल नंबर 36 में रख दिया गया है। वही कह रहा है कि आर्टिकल 36 का अर्थ वही है जो भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 में जो राज्य का उल्लेख है वही 36 में इसका उल्लेख है। तो आप क्या मारेंगे, 12 मार देंगे। अगर 12 और 36 दोनों है तो ऑप्शन ए या बी का रहेगा तो दोनों मार के उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा 12 को, तो ऑप्शन में आ जाएगा तो इसको 12 जो है ही मानिएगा। तो अब क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा। राज्य से अभिप्राय, राज्य से क्या अभिप्राय है, राज्य से अभिप्राय ये है कि केंद्र सरकार, राज्य से अभिप्राय मतलब कि इसमें केंद्रीय सरकार, संसद, विधानमंडल और राज्य सरकार आती है। राज्य का मतलब ये नहीं कि एक राज्य से नहीं मतलब है, ये पॉलिटी में जो है ना राज्य का मतलब एक राज्य से नहीं है। पॉलिटी का मतलब होता है, भारतीय संविधान में राज्य का मतलब एक भारत, मतलब भारत देश से है इसका मतलब। इसके अनुसार राज्य का मतलब पर्टिकुलर एक राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना मतलब बिहार, राजस्थान, ऐसे राज्य से नहीं, वो राज्य मत समझिएगा। राज्य का मतलब कि
एक भारत देश से मतलब है, भारत से मतलब है। ये राज्य की परिभाषा पोल्टी में बताई गई, एक देश से, भारत देश में। तो राज्य के अंतर्गत क्या आता है? राज्य से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारियों से है। राज्य से क्या मतलब है? राज्य के अनुसार केंद्रीय सरकार और सांसद, विधानमंडल, राज्य सरकार इत्यादि जो है राज्य के अंतर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें जो है हर कैटेगरी में अलग अलग सबकी जो है एक जो है अधिकार बांटा गया है लोगों। केंद्र सरकार का अलग, राज्य सरकार का अलग। तो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अपने अपने अकॉर्डिंग ये अपने कर्मचारियों को रखेंगे और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को अपने अनुसार और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अपने अकॉर्डिंग जो है इनको रखेगा, अपने अकॉर्डिंग इनको सुख सुविधा सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। यही जो है राज्य के बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद जो है 36 में वर्णन किया गया है। राज्य सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकारियों से है। ये राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 36 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 37 बताता है, अनुच्छेद नंबर 37, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। ओहो, ये क्या हो गया यार, एक मिनट, इस साला फेंक दे रहा का। न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं। यार ये क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा इंक हो गई है क्या यार? फेंक रहा है, ये लग रहा है ज़्यादा इंक हो गई है। थोड़ा सा देखो यार, इसको पूरा बिगड़ गया। देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 36 में बताता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 37 बताता है न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं। न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं, अर्थात जो आपको ये भारत सरकार जो है या राज्य सरकार द्वारा जो है आपको जो ये सब मैं बताया हूँ, जैसे फ्री में शिक्षा या वृद्धा पेंशन या जो भी मान लीजिए जो ये नीति निर्देशक तत्व है, इसके खिलाफ जो है आप न्यायालय में जो है कोई जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न ही उस पर जो है मुकदमा कर सकते हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं है, अर्थात इसको जो है न्यायालय में आप जो है इसके खिलाफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप जो है न्यायालय में जो है नहीं जा सकते हैं और इस पर जो है कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उस समय जो है वृद्धा पेंशन दिया जाता था 500 रुपये हर मंथ जो है वृद्धा पेंशन जो है दिया जाता था। और जब आदरणीय योगी जी की सरकार हुई तो उन्होंने जो है वृद्धा पेंशन को रोक दिया। तो वृद्धा पेंशन को उन्होंने रोक दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने लागू किया और जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको जो है हटा दिया। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने हटा दिया। तो आप ऐसा नहीं कि नहीं आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं कि नहीं मुझे वृद्धा पेंशन चाहिए, कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुझे मिलता था और अब जो है आपकी सरकार आ गई अर्थात योगी जी की सरकार आ गई तो मुझे नहीं मिलता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि इस प्रकार अनुच्छेद 37 कह रहा है न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं, तो आप जो है इसके खिलाफ अर्थात राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको अगर राज्य सरकार लागू नहीं करती है, अपनी सुख सुविधा के अनुसार उसको लागू नहीं करती है, तो आप उसके खिलाफ जो है
न्यायालय में जो है नहीं जा सकते हैं, उन पर मुकदमा जो है नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 37 में बताया है। आर्टिकल नंबर 37 बताता है, अनुच्छेद नंबर 38 बताता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, ये दो खुलवा रहा है ना। अनुच्छेद नंबर 38 का राय कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देगा। ये 3 प्रकार का न्याय कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। 3 प्रकार का न्याय जो है का उल्लेख किसमें है, तो भाग 4 के राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद नंबर 38 में 3 प्रकार की न्याय की बात जो है करता है। तो ये एक क्वेश्चन और जो है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कहाँ से लिए, देखिए अभी तक याद पड़ गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो तो भारत जो है आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड किससे लिया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया था कि मान लीजिए जो भारत का संविधान है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो तो उसका उल्लेख तो मान लीजिए वो तो आयरलैंड से लिया गया है, भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड जो है किससे लिया है, तो आयरलैंड जो है स्पेन से लिया है। आयरलैंड किससे लिया है, स्पेन से लिया है। और पता चला कि पूछ दिया कि स्पेन किससे लिया है, तो स्पेन यार इसी तरह खोजते रह जाइए, स्पेन किसी से नहीं लिया है, स्पेन जो है खुद जो है राज्य को नीति निदेशक तत्व जो है अपना जो है लागू किया है। तो स्पेन से आयरलैंड से हम लोग जो है इसको लिए हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया था। कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 38 बताता है कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि राज्य जो है आपके कल्याण के लिए सामाजिक तौर से देखेंगे आपकी जो भाई अमीर है उनको जो है मान लीजिए जो ज़्यादा अमीर है समाज में, हमारे समाज में बहुत से प्रकार के लोग, कोई अमीर कोई गरीब, तो वही कह रहा है कि इनको जो है एक सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक मतलब उनको भी जो है एक आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी सरकार के द्वारा। सामाजिक स्तर से उनका भी स्तर ऊंचा किया जाएगा, जैसे आरक्षण दिया जाता है तो उनको आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो भी लोग जो है थोड़ा सा जो उनकी भी अभिवृद्धि हो जाए। और आर्थिक, जैसे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लोग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जैसे कि आप देखेंगे SC ST को जो है, जैसे कि किसी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको जो है एक राशन देने का कार्य जो है दिया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है उनको राशन देने का कार्य किया जाए। तो वही कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक रूप से और राजनैतिक न्याय, अर्थात उनको जो है राजनैतिक न्याय का भी अधिकार मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कितने प्रकार के जो है न्याय है का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 38 में।
ये तो हो गया 31। अब आर्टिकल नंबर 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष के, ये आ जाएगा इस पे, एक मिनट इधर देख लीजिए ऊपर। आर्टिकल नंबर 39 क्या बोल रहा है? स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 39 में कहा गया। अनुच्छेद नंबर 39 में कहा गया कि स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात ये किसी भी स्त्री हो हमारे समाज में या पुरुष हो, यदि समान कार्य कर रहा है तो उसको समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 39 में। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो मान लीजिए पॉलिटी के टीचर हैं, हम पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, यदि एक महिला भी पॉलिटिक्स पढ़ाए तो जितना मुझे वेतन मिलना चाहिए उतना जो है उसको भी अधिकार है वेतन मिलने का। स्त्री पुरुष के आधार पे राज्य जो है इन पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल नंबर 39 ने बोला है कि अब ऐसा नहीं कि जो कला पढ़ाता है तो उसका भाई कला के लिए जो कला के शिक्षक हैं और उसकी तुलना केमिस्ट्री के शिक्षक से कीजिए, कला जो है बैगन बना कर चला गया, लंबा गोल बैगन बना दिया, तो केमिस्ट्री के टीचर जो है मान लीजिए जो केमिस्ट्री पढ़ाए थे उनके वेतन और कला वाले वेतन में अंतर रखा जाता है। लेकिन अगर एक मान लीजिए एक स्त्री है, यदि वो कला पढ़ाती है, यदि मैं भी कला पढ़ाता हूँ, तो दोनों लोग का वेतन जो है समान रखा जाए, उन पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही कह रहा है कि समान कार्य के लिए, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। उनतालीस का क अनुच्छेद नंबर 39 का क्या कर रहा है? आर्टिकल नंबर 29 का क इसको जोड़ा गया। बाद में जो है जो भी आर्टिकल आपका क स छ आता है जो वो बाद में जो संशोधन कर जोड़ा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 39 में बता रहा है, 39 के क में जो है बता रहा है समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता जो है राज्य सरकार आपको मुहैया कराएगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है न्याय के लिए कोई भी न्याय में जो है भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। और वही कह रहा है समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, अर्थात राज्य सरकार का, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझते हैं आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आपका जो है खेत जो है मान लीजिए आपके नामे है, आपके नामे जो है मान लीजिए आपके ज़मीन जो है आपके नामे है, और कोई गुंडई से आपका ज़मीन जो है जोत रहा है, उसको ज़बरदस्ती जो है
जोत रहा है, कह रहा है कि गांव में अधिकतर ऐसा हो देखने के लिए मिल जाता है कि यदि बेचारा जो है थोड़ा सा गरीब प्रवृत्ति का है जो है तो चढ़ के चलो एक हाथ उसका भी मतलब ले लें जो है, ये सब ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जो है मान लीजिए निःशुल्क विधि सहायता, यदि मान लीजिए आपके ज़मीन पर कोई जो है ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात हैं तो आप जो है जाकर एक जो है विधि सहायता ले सकते हैं। वो भी आपको जो है निःशुल्क, उसके लिए कोई जो है आपको शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा, अर्थात जाकर आप जो है वहाँ पे अधिकारियों से कह सकते हैं कि देखिए साहब ये हमारी ज़मीन है, इस पर ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, यदि तुम्हारी ज़मीन है तो कुछ साबूत लाओ। तो वो जो है साबूत के तौर पर, भाई साबूत तो होगा ही ना, जो आपकी मान लीजिए ज़मीन है उसमें तो आपको साबूत तो होगा ही। तो वो कहता है कि आप साबूत लेकर आइए। तो वो जो अधिकारियों के पास जाता है और जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है, उनके यहाँ उपस्थित हो जाता है, उनके सम्मुख जो उपस्थित हो जाता है, और तब वो जो देखते हैं कागजात सही है तो वो उन्हें एक सहायता करते हैं, विधिक सहायता देते हैं कि सारा कागजात लेकर आओ, यदि तुम्हारे नाम में ज़मीन है, तुम्हारी ज़मीन है तो मैं दिलवाने का कार्य करूँगा। वही कह रहा है कि विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता जो है राज्य के द्वारा दिया जाएगा, समान न्याय जो है आपके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और निःशुल्क विधि सहायता जो है दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 39 के क में क्या आ गया। अब आर्टिकल नंबर 40 आता है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन गांधी वर्सेस अंबेडकर। गांधी वर्सेस अंबेडकर। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। तो मैं गांधी वर्सेस अंबेडकर क्यों लिखा, क्योंकि गांधी जी इसको लागू करने में थे। गांधी जी कहते थे कि ये ग्राम पंचायत लागू होगा, परंतु अंबेडकर जी इसके विरोध में थे। अंबेडकर जी कहते थे ग्राम पंचायत लागू नहीं होगा, वो कहते थे लागू होगा। ये कहते थे, अंबेडकर जी कहते थे नहीं लागू होगा। तो भाई मामला तो फंस गया दोनों लोग। और दोनों लोग अपने आप में बड़े, दोनों लोग बड़े नेता थे, दोनों लोग की बातों को जो नहीं काटा जा सकता था। तो ये लोग दो आपस में ही भिड़ गए। गांधी और अंबेडकर जी कह रहे थे कि एक अड़े थे कि नहीं वो होगा, ग्राम पंचायत लागू किया जाएगा, और अंबेडकर जी इसके विरोध में थे, कह रहे थे कि ग्राम पंचायत नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर यदि लागू हो जाएगा तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ग्राम पंचायत है कि सारा पैसा पहुंचेगा, सारा पैसों को उन्होंने खा जाएंगे और जो है विकास नहीं होगा। अंबेडकर जी इसके विरोध में थे। तो गांधी जी बोले कि यदि मान लीजिए ग्राम पंचायत में वहाँ तक उनको 50 रुपया भी पहुँचता है तो 50 रुपये में भी 30, अगर मान लीजिए वो 20 रुपया अपने पास रखता है तो 30 रुपया तो खर्च करेगा पंचायत के खिलाफ जो है वो गाँव में। तो इसलिए वो उसके खिलाफ थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने एक सुझाव दिया। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ठीक है, इसको लागू कर दिया जाता है, लेकिन इसको जो है भाग 4 में रख दिया जाता है कि भाग 4 में अपने अकॉर्डिंग जो राज्य को अच्छा लगेगा अपने राज्य में अपने अकॉर्डिंग जो लागू करेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं लागू होंगे, वो राज्य के ऊपर होगा। तो दोनों लोग सहमति बनाए, भाई ठीक है, इन्होंने इनका सुझाव राजेंद्र प्रसाद का सही है, दोनों लोग उनके बातों को मान गए, इसीलिए इसको भाग 4 में रखा गया। यही कह रहा है कि अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, ग्राम पंचायत को लागू करने वाला पहला राज्य, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ग्राम पंचायत को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान था। कब लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को।
ग्राम पंचायत को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान। ये कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। ग्राम पंचायतों का गठन, ये राजस्थान पहला राज्य था जो लागू करने वाला, राजस्थान पहला राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पहला कौन सा देश था जो कि लागू करने वाला देश था? तो राजस्थान था। तो आज मैं आपको आर्टिकल 40 तक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको अपच हो जाएगा। इसलिए कल जो है नेक्स्ट की क्लास में जो है मैं आर्टिकल 40 के बाद जो है मैं कल जो है स्टार्ट करूंगा। तो इसको फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल नंबर आज जो है मैं 36 बताया। 36 में ये बताया कि BN राव क्या कहते हैं? बोलिए। भाग 4 कहाँ से है? भाग 4 को कहाँ से लिया गया है? भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं जो आयरलैंड से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। आयरलैंड से इसका लिया गया है। और BN राव जी ने इसको 2 कैटेगरी में रखा था। BN राव ने इसको कितने कैटेगरी में? मूल अधिकारों को 2 कैटेगरी में रखा था। तो पहली जो कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट लगी उसको जो है भाग 3 में रख दिए, और जो अनइम्पॉर्टेंट समझ में आया उसको जो है भाग 4 में रख दिए। तो BN राव के अनुसार जो है 2 कैटेगरी में रखे थे मूल अधिकार को। BN राव, KT शाह ने इनको चेक बताया है, अर्थात जो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो लागू हुए तो उन पर जो है KT शाह जी ने इसको एक चेक बताया कि चेक तो है पर जो है इसको आप भजा नहीं सकते, अर्थात वो बैंक जो है अपने अकॉर्डिंग आपको धन देगा, वो चेक बताए हैं। अम्बेडकर जी ने इसको लोक कल्याणकारी बताया है। अम्बेडकर जी ने इसको लोक कल्याणकारी बताया है। सामाजिक और आर्थिक 2 प्रकार के बताए हैं। और कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 36 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 36 कहता है, आर्टिकल नंबर 36 के अनुसार राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 12 में जो राज्य का उल्लेख है, वही जो है उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 36 में राज्य का होगा। ये बताया आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 37 बताता है कि आर्टिकल नंबर 37 न्याय में परिवर्तनीय वाद नहीं, न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं, अर्थात जैसे मैं आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने वृद्धा पेंशन योजना जो है, वृद्धा पेंशन जो है 500 रुपये हर मंथ जो है देते थे, लेकिन जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको जो है बंद कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग आप नहीं जा सकते हैं कि न्यायालय में इसके खिलाफ राज्य के जो नीति निदेशक भाग 4 है उसके खिलाफ, अर्थात आप न्यायालय में जो है नहीं जा सकते, न ही कोई मुकदमा कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 37 में बताया। न्यायालय में परिवर्तनीय वाद नहीं, आर्टिकल नंबर 37 में बताता है। आर्टिकल नंबर 38 में बताता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो है वर्णन किया गया है। लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 38 में। आर्टिकल नंबर 39 बोलता है कि समान स्त्री तथा पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 39 में बोला गया है। फिर संविधान संशोधन कर आर्टिकल नंबर 39 का क में जोड़ा गया है कि विधिक सहायता जो है निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जो है आर्टिकल नंबर 39 में बोला गया। आर्टिकल नंबर 40 में बोला गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो मैं बताया था कि इसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन करने वाला अर्थात लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है राजस्थान था। और जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया, क्योंकि उसी दिन गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को दिन ही जो है। तो इसलिए क्योंकि भाई ये जो है इनके फेवर में थे ग्राम पंचायत के, इसीलिए 2 अक्टूबर को ही लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है राजस्थान था।
यदि भाई लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। कल की क्लास में मिलते हैं, हम आर्टिकल नंबर 41 से शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए जो है दोस्तों जो है धन्यवाद।